अरे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। कलावती, मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। मनीष, योगेश, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ये जो भी कुछ हुआ है ना, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। औकात तो थी नहीं तेरा ढंग का दहेज लाने की। ना लाती तो उसमें हम लोग खुश थे। शीशे का दहेज उठाकर ले आई है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरे माता पिता ने तो खुशी से मुझे ये सब दिया था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। आप तो चुप ही रहो। जब से आपका शीशे का दहेज इस घर में आया है, तब से हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। माँ, मैं तो कह रही हूँ भाभी का सारा शीशे का दहेज का सामान उठाकर बाहर फेंक दो। पल्लवी के लाए हुए शीशे के दहेज के सामान से ऐसा भी क्या हुआ था जो आज उसकी सास इस तरह भड़क रही थी? और आखिरकार किस तरह मिथिलेश को इतनी ज्यादा चोट लगी, और क्यों दहेज में आम दहेज न देकर शीशे का बना हुआ दहेज का सामान दिया था? इसे जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी पल्लवी का रिश्ता इतने अच्छे घर में लग गया। वैसे अब शादी में कितने कम दिन रह गए हैं। शादी की कितनी सारी तैयारी करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो हमारी पल्लवी का दहेज है। मैंने तो दहेज की लिस्ट भी बना ली है, क्या क्या देना है हमारी पल्लवी को। अलमारी, फ्रिज, बेड, टेबल, बर्तन, कितना सारा सामान है। अनुराधा, मैंने अपनी पल्लवी की दहेज के बारे में कुछ सोचा है। क्यों ना हम दूसरे लोगों की तरह उसे लकड़ी का दहेज का सामान न देकर शीशे का दहेज का सामान दे। हमारी तो वैसे भी शीशे की फैक्ट्री है। इतने सालों से हमने शीशे के इतने सामान बनाकर बेचा है, तो क्यों ना इस बार अपनी बेटी के लिए शीशे की अलमारी, बिस्तर, बर्तन, टेबल, ये सब चीज बनाए। बोल तो आप सही रहे हैं। कितना अलग दहेज होगा हमारी बच्ची का। ससुराल में भी उसका नाम ही होगा। पल्लवी के पिता मोहन की शीशे की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसमें वो शीशे के अलग अलग तरह के सामान बनवाते थे। अपने बेटे को दहेज में देने के लिए मोहन शीशे की अलमारी, बेड, बर्तन, टेबल, कुर्सी, कई तरह का दहेज का सामान बनवाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और पल्लवी की शादी हो जाती है। पल्लवी अपने ससुराल जब अपने शीशे के दहेज के सामान के साथ पहुंचती है तो उसके ससुराल वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अरे बहू, ये कैसा दहेज का सामान लेकर आई हो? तो सारी चीज शीशे की बनी हुई है। अरे बेटी को तो दहेज में लकड़ी का सामान देते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो शीशे का सामान दिया है। कहीं पैसे बचाने के लिए तो उन्होंने ये सब नहीं किया? वैसे भी उनके शीशे की तो फैक्ट्री है ना। शीशे का दहेज तो मैंने पहली बार देखा है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। कितना यूनिक दहेज लेकर आई हमारी बहू। जहाँ पल्लवी के ससुराल वाले उसके शीशे के दहेज के सामान को देखकर हैरान थे, तो वहीं शीशे के दहेज को देखकर वो लोग काफी खुश भी थे। कुछ दिनों में पल्लवी ससुराल वालों के साथ मिलकर सामान को अच्छी तरह शिफ्ट कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मैंने भी ऑनलाइन तिरामिसू मंगवा लिया है। एक काम करती हूँ, भाभी के दहेज में जो शीशे के बर्तन आए हैं ना, उसमें से शीशे की प्लेट को लेकर शीशे की प्लेट में तिरामिसू रखकर उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। कितना अच्छा लगेगा। प्रीति किचन से शीशे की प्लेट लेकर आती है और उस पर अपना ऑनलाइन मंगाया हुआ तिरामिसू रख फोटो क्लिक करके उसे पोस्ट करने लगती है कि तभी गलती से प्रीति से उस शीशे की प्लेट पर हाथ लगता है और वो सीधा नीचे गिरकर टूट जाती है। उस प्लेट का टूटा एक टुकड़ा प्रीति के पैर में लग जाता है। मेरा पैर। प्रीति, क्या हुआ तुम्हें? इतनी तेज चिल्लाई तुम। हे भगवान, तुम्हारे पैर में शीशे का टुकड़ा कैसे चुभा? इतना चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आपके लाए हुए शीशे के दहेज में लाई हुई शीशे की प्लेट की वजह से हुआ है। एक तो नीचे गिरकर मेरा तिरामिसू खराब कर दिया और ऊपर से मेरे पैर में भी इसका टुकड़ा लग गया। अब खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जल्दी से दवाई लगाइए मेरे पैर पर। अपनी की हुई गलती का गुस्सा प्रीति बेचारी पल्लवी पर निकाल देती है, लेकिन पल्लवी प्रीति से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। अरे ये बहू ने घी की बोतल कहाँ रख दी है? कहीं ऊपर शेल्फ में तो नहीं रख दिया? पल्लवी ने सारे मसाले अपने दहेज में लाए हुए शीशे के डिब्बे में भरकर रख दिए थे। कलावती ऊपर वाली शेल्फ खोलकर उसमें से घी का डिब्बा निकालने लगती है कि तभी अचानक कलावती के हाथ से घी से भरा शीशे का डिब्बा छूटकर नीचे गिर जाता है। भगवान, बच गई मैं। अच्छा हुआ कि घी का डिब्बा मेरे बगल में गिरा। कहीं मेरे सर पर गिरता तो मेरा सर तो तरबूज की तरह फूट जाता। कलावती पल्लवी को इस बारे में काफी सुनाती है और इस बार पल्लवी अपनी सास से कुछ नहीं कहती। कलावती पड़ोस में रहने वाली ममता अपने छोटे बेटे के साथ उनके घर आई होती है। ममता का बेटा सचिन क्रिकेट बॉल से घर में खेल रहा होता है कि तभी वो खेलते खेलते क्रिकेट बॉल को सामने रखी शीशे की टेबल पर मार देता है, जिससे वो शीशे की टेबल थोड़ी बहुत टूट जाती है और ढेर सारे शीशे के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े होते हैं। ममता जल्दी से सचिन के पास जाती है और उसे वहां से दूर करती है। पल्लवी, तुम कैसा दहेज लेकर आई हो अपने शीशे का? वो तो अच्छा हुआ मेरा बेटा टेबल से दूर खड़ा था। अगर वो पास खड़ा होता तो जानती हो उसे कितनी चोट लग सकती थी। ममता, हम तो खुद इसके इस शीशे के दहेज की वजह से परेशान हैं। आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। कभी इन्हें लगती है तो कभी मुझे लगती है। शीशे का सामान होने की वजह से आए दिन घर में कभी बर्तन टूटते हैं तो कभी किसी के पैर में शीशा टूटने की वजह से खून निकलता है, जिसके चलते पल्लवी को सभी सुनाने में लगे रहते। आज पल्लवी हॉल में जब पोछा लगा रही होती है कि तभी पल्लवी का ससुर मिथिलेश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हॉल में जाता है। गीला फर्श होने की वजह से मिथिलेश का पैर फिसलता है और वो सीधा हॉल में रखे शीशे के कबर्ड से टकराता है, जिससे शीशे के टूटने की वजह से शीशे का एक टुकड़ा मिथिलेश के कंधे में लगता है और काफी खून बहने लगता है। सभी लोग मिथिलेश को नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं और पल्लवी को भी काफी सुनाते हैं। माँ, आपने अभी तक भाभी का लाया वो शीशे का दहेज का सामान घर से नहीं निकाला। जल्दी से निकालिए, वरना आज पिताजी की ऐसी हालत है, कल को हमारी ऐसी हालत होगी। सही कह रही है बेटा। मनीष, योगेश, जल्दी से घर जाओ और जो भी इसका लाया हुआ शीशे का दहेज का सामान है सब बाहर निकाल कर फेंको। आप पल्लवी के साथ कैसा बिहेव कर रही हैं? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? गलती तो पिताजी की है। उन्हें इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हॉल में आ जाने की क्या जरूरत थी? वो जानते थे ना कि पल्लवी हॉल में पोछा लगा रही है।
वाह बेटा वाह, कल की आई हुई लड़की के लिए अब तो अपने पिता की गलती बता रहा है। इसे तो आए हुए घर में ठीक से 4 महीने नहीं हुए और तू जोरू का गुलाम भी बन गया। ये सब देख पल्लवी को काफी दुख होता है, लेकिन वो बेचारी क्या ही कह सकती थी। कलावती घर जाती है और अब मजदूरों को बुलवाकर सारा दहेज का सामान उठाकर बाहर कूड़ेदान में फेंकवा देती है। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कलावती की बेटी प्रीति के लिए एक अच्छी घर से रिश्ता आता है। कुछ दिनों में प्रीति का रिश्ता तय हो जाता है और कलावती अपनी बेटी प्रीति के लिए काफी सारा दहेज का सामान खरीदती है। आपने इतना सारा दहेज का सामान ले लिया, अब इसे हम रखेंगे कहाँ? घर में तो इतनी जगह भी नहीं है। तो फिक्र मत कर, हमारे मोहल्ले में किराए का कमरा खाली है। मैंने उसके मकान मालिक से बात कर ली। तेरी शादी होने तक तेरा सारा दहेज का सामान उसी कमरे में रहेगा। कलावती अपने मोहल्ले में बने एक किराए के कमरे में अपनी बेटी का सारा दहेज का सामान रखवा देती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बार बार मोहल्ले में लाइट जाने की वजह से उस कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरा कमरा सामान सहित जल जाता है। कलावती ने सारी जमा पूंजी दहेज और शादी के खर्चे में लगा दी थी, जिसके बाद अब कलावती और उसके दोनों बेटों के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो दोबारा से दहेज का सामान ले सके। ये बात कलावती अपनी बेटी की होने वाली सास माधवी को बताती है। तो इसमें हम क्या करें? ये तो आपकी गलती है। इस चीज के बारे में तो आपको सोचना चाहिए था। अब आप कह रही हैं कि आप दहेज शादी पर नहीं बल्कि शादी होने के कुछ महीने बाद देंगी। अगर ऐसा है तो ये शादी भी कुछ महीनों बाद ही होगी। बिना दहेज लिए हम शादी नहीं करेंगे। कहीं आप बाद में पलट गई तो? आप भी एक माँ है, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। सारे पैसे हमने शादी के खर्चों में लगा दिए। इतने पैसे नहीं हमारे पास कि हम दोबारा दहेज का सामान खरीद सके। हमें कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे ये सब नहीं पता। अगर आप शादी के दिन दहेज नहीं देंगी तो बारात में वापस ले जाऊंगी। माधवी रिश्ता तोड़कर चली जाती है, जिससे कलावती को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, जिसे देख अब योगेश। जैसा हम दूसरों की बेटी के साथ करते हैं वैसा हमारी बेटी के साथ भी होता है। आपने पल्लवी के लाए हुए शीशे के दहेज के सामान के बारे में कितना कुछ कहा बिना किसी गलती के। आपने पल्लवी को हमेशा सुनाया और उसके सामान को घर से निकलवा दिया। और आज हमारी प्रीति के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्लीज चुप हो जाइए। माँ जी वैसे ही परेशान है और आप हैं कि उन्हें ताने देने में लगे हुए हैं। ताना नहीं दे रहा हूँ, कम से कम पल्लवी शीशे का तो दहेज लेकर आई थी। अब क्या है, इनके बाद क्या देंगे प्रीति को शादी में? बिना दहेज के देख वो लोग रिश्ता तोड़ कर चले गए। बहू योगेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मेरी ही करनी का नतीजा है कि जो आज शादी के कार्ड बंटने के बाद मेरी बेटी का रिश्ता यूं इस तरह टूटा और उसकी इतनी बदनामी हुई। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि अगर मैं किसी और की बेटी के साथ ऐसा करूंगी तो कल को मेरी भी बेटी है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। कलावती पल्लवी से माफी मांगती है। वहीं घर में बाकी सभी लोगों को भी उनकी की हुई गलती का एहसास होता है। बाबा बेटा रो नहीं। देखो एक ना एक दिन तो सभी को चले ही जाना है। अब बस रोना बंद करो। तुम्हारे बाबा मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बस किस्मत के खेल को देखो। बिना एक भी बात किए मुझे भी वो छोड़कर चला गया। अंकल अब मैं अकेली हो गई इस मतलब की दुनिया में। अरे हाँ याद आया अंकल, बाबा ने अपनी मरने से पहले आपके लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन आपको दिए बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। इसे ले लीजिए। शिवानी ने अपने बाप के दोस्त देवराज को अपने लिखा हुआ लेटर दिया। शिवानी का बाप एक हादसे के दौरान मर गया था। शिवानी गरीब लड़की थी और अब तो उसके सिर से बाप का साया भी उठ चुका था। शिवानी से लेटर लेकर देवराज अपने बेटे के साथ घर आ गया और जब उसने लेटर को पढ़ा तो वो हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात को समझ लिया और वो अपने बेटे से बोला, करण बेटा बात को समझो। शिवानी का बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और अगर वो मुझसे जीते जी ये मांगता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन अब यह उसकी अंतिम इच्छा बन चुकी है। बाबा ये आपके और आपके दोस्त के बीच की बात है, इसमें भला मैं क्यों पिसूं? और चलिए एक बार को मैं अगर आपकी बात को मान भी लूं तो क्या बाबा माँ इस बात को मानेंगी? तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा। करण बेटा तू ही मेरी इकलौती औलाद है, मान जाना। अपने बाप की बात का मान रख ले। अच्छा ठीक है बाबा। शिवानी के बाप ने देवराज को उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने का लेटर लिखा था, जिसके लिए देवराज ने अपने इकलौते बेटे करण को मना भी लिया। बस फिर क्या था, उसी दिन देवराज ने अपनी पत्नी को बताए बिना शिवानी और करण की एक मंदिर में शादी करवा दी। और जब शादी करके करण घर आया, हे राम हे भगवान, ये क्या किया करण तूने? अरे तू तो मेरी इकलौती औलाद था। तेरे लिए तो मैं महलों से राजकुमारी लाने के सपने देखती थी, गाजे बाजे से तेरी बारात चढ़ाने के सपने देखती थी, ढेरों दहेज का ख्वाब देखा था मैंने। ये कैसे उठा लाया तू? माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। करण बेटा मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। जा, जहाँ से लाया है इसको वहीं छोड़ा। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती हूँ। शांति, शिवानी कहीं नहीं जाएगी। तुम इसे बहू नहीं मानती, लेकिन मैं मानता हूँ और इसी वजह से शिवानी इसी घर में रहेगी। चलो शिवानी। सही कहा माँ बाबा ने। शिवानी मेरी पत्नी है, जिम्मेदारी है वो मेरी, और अगर आपने शिवानी को नहीं अपनाया तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। करण की बात को सुनकर शांति डर गई, क्योंकि करण उसका इकलौता बेटा था और बेटे को खोने की डर ने उसे शिवानी को अपनाने पर मजबूर कर दिया। शांति ने बेटे और पति के दबाव में आकर शिवानी का गृह प्रवेश करवाया और मुंह बनाकर उसे घर में बुला लिया। गृह प्रवेश करवाया है तो ये मत समझना कि मैंने तुझे बहू मान लिया। तुझे जब चाहूँ ना तब अपने बेटे की जिंदगी से निकाल सकती हूँ। शांति ऐसे बोलकर कमरे में चली गई। शिवानी भी सहमी हुई सी अपने कमरे में आ गई और कुछ इस तरह से उसका ससुराल में पहला दिन गुजरा। ऐसे ही अगली सुबह अपने पति और ससुर को काम पर भेजकर शिवानी अपनी सास के लिए नाश्ता बनाने को लग गई। माँ जी मुझे पसंद नहीं करती है, एक काम करती हूँ, उन्हें खुश करने को आज नाश्ते में मसालेदार पोहे और पकौड़े के साथ चाय बना देती हूँ।
शिवानी ने जैसे सोचा था वैसा ही किया। उसने अपनी सास का दिल जीतने को नाश्ते में ही पोहा और पकौड़े बनाए और साथ में कड़क चाय बनाकर वो शांति के पास उसे ले गई। माँ जी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, पोहे पकौड़े और चाय सुबह सुबह ही। मुझ पर भी अपना काला जादू चलाना चाहती है। मुझे ऐसी बातों में लेने की जरूरत भी मत करना, समझी? मेरे बेटे और पति को तो तूने अपने बाप के नाम पर झूठा खत लिखकर फंसा दिया, लेकिन मुझे नहीं फंसा पाएगी। शांति ऐसे बोलकर गुस्सा करती हुई चली गई। जो भी चीजें बेचारी शिवानी ने मेहनत करके बनाई थी उन सभी को शांति ने पाँव से कुचल डाला, लेकिन शिवानी ने उफ तक नहीं किया। ऐसी दोपहर हो गई और शिवानी ने बिना हिम्मत हारते हुए बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव और साग बनाया। क्या खुशबू है। माँ जी ने नाश्ता तो नहीं किया था, हो सकता है कि वो खाना खा ले। अब जल्दी से घर में से दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ। शिवानी ऐसे बोलकर झाड़ू लगाने को आ गई कि तभी शांति रसोई में पहुंच गई। ओहो, तो नागिन ने साग और पुलाव बनाए हैं। सही है नागिन, ये मेरे घर का राशन है, इस बार बेकार नहीं करूंगी। शांति ने वो सारा खाना डिब्बों में करके अपने कमरे में रख लिया। जब कुछ देर बाद झाड़ू पोछा करके शिवानी रसोई में आई। काफी देर हो गई है, अब खाना लगा देती हूँ। अरे ये क्या, मेरा खाना कहाँ गया? किसका खाना? तेरा है? कौन तू जो इसे अपना खाना बोल रही है? आई बड़ी खुद को इस घर की बहू कहने वाली। अरे शक्ल देखी है तूने अपनी? मेरे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया तूने। मैंने सोचा था कि भर भर कर दहेज लाऊंगी अपने इकलौते बेटे की बहू से, लेकिन तूने मेरा दिल दुखाया शिवानी। अब देख मैं क्या करूंगी। अब तुझे मेरे रहते इस घर में खाना नहीं मिलेगा। सारा खाना मेरे पास है। अब रह भूखी बिना दहेज आई हुई बहू। शांति ऐसे बोलती हुई चली गई। उसकी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस सब पर भी वो बस चुप ही रही। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। शांति ने उस बेचारी को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया था। शाम को जब देवराज और करण काम पर से आ गए तब शिवानी ने करण के साथ खाना खाया।